कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मिले हैं सिविल सर्विसेज 2023 में जो समान अध्ययन में पॉलिटी का जो क्वेश्चंस आया था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में, उसको हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था 2024 का और उससे पहले 2025 का, तो ऐसे हम लोग सीक्वेंस में बढ़ेंगे। आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं 2025 का क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी का। तो इसमें देखते हैं, शुरू करते हैं। और इससे आप लोगों को आइडिया तो लग ही रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पॉलिटी में खास करके पूछता है और क्या अप्रोच रहेगा हमारा करने का, और क्या क्या हम किस किस टॉपिक को टच कर सकते हैं। आगे हम टॉपिक वाइज भी लेके आएंगे। हमारी क्लास जो पहले वाली थी, जानते हैं आप कि संवैधानिक विकास का हमने पहला क्लास किया था इसमें, तो अभी ईयर वाइज कर रहा हूँ, फिर टॉपिक वाइज भी आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो ज़्यादा आपके साथ आप ज़्यादा इसमें कंफर्ट फील कर पाएंगे पॉलिटी में, ज़्यादा क्वेश्चंस को करा दूंगा मैं। तो इससे जो है आप लोगों को एग्जाम निकलने की संभावना, पॉलिटिक्स कम से कम क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए आज जो है हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, संक्षेप में विधि की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है, अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन बता रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, और तीसरा बता रहा है सी ऑप्शन विधि का निष्पक्ष अनुप्रयोग, और चौथा बता रहा है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, अलग अलग व्याख्या है सबकी, लेकिन जो यहाँ जो क्वेश्चन हमारा जो बन रहा है उसका उत्तर होगा विधि की उचित प्रक्रिया का विधि का निष्पक्ष अनुप्रयोग, यानी ऑप्शन सी। अब हम लोग देख रहे हैं कि विधि की उचित प्रक्रिया का जो निष्पक्ष अनुप्रयोग है उसका मतलब सही अर्थ में उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, देखिए अब जो विधि की उचित प्रक्रिया है इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों से वंचित करने से पहले उस पर लागू करना न्याय संगत, निष्पक्ष और युक्ति संगत होना चाहिए तथा उसका निष्पक्ष रूप से पालन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार मनमाने ढंग से कार्य न करे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। ठीक है, मतलब कि अगर किसी के अधिकारों को अगर हम सरकार कानून के द्वारा, मतलब अगर मान लीजिए कि आपके अधिकारों को निरस्त करती है तो विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा करेगी। उसमें एक अधिकार तो निरस्त नहीं हो सकता, आपका जीने का अधिकार, लेकिन अगर आपकी और अधिकार, जैसे मान लीजिए कि भाषण की अभिव्यक्ति का है या भाषा की अभिव्यक्ति का है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो किसी प्रकार से अगर वो सस्पेंड करती है या रोक लगाती है तो विधि की उचित प्रक्रिया के द्वारा होती है, जो कि एक निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने आप पे रोक लगा दिया, नहीं, वो एक निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। और एक वो संवैधानिक तरीके से, भाई हर चीज का मतलब वाक अभिव्यक्ति मिला हुआ है हमको, लेकिन एक लिमिटेशन है ना। आप वाक अभिव्यक्ति के नाम पे तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं आप, एक लिमिटेशन दिया गया है, तो वो इसी प्रक्रिया के तहत दिया गया है कि आप लिमिटेशन को प्रयोग करोगे, आपके ऊपर वो डाला गया कि लिमिटेशन को प्रयोग करोगे, और लिमिटेशन से बाहर जाकर आप अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन लिमिटेशन, सरकार भी इस चीज का ध्यान रखेगी कि किसी के अधिकारों का अगर हम रोक रहे हैं तो ये उचित प्रक्रिया हो, सही में वो व्यक्ति जो है इस लिमिट को बाहर अगर कर रहा है तब हम जो है लगाएंगे उस पर चेक, और वो चेक लगाएंगे इसी सम्मत प्रक्रिया के द्वारा, उसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, तो यही होता है। अब विधि की उचित प्रक्रिया वाक्यांश पहली बार मैग्ना कार्टा, इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि विधि की उचित प्रक्रिया का पहली बार मतलब उदय कैसे हुआ या उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, तो उसकी उत्पत्ति जो है मैग्ना कार्टा से मानते हैं, और देश के कानून के विकल्प के रूप में 1334 राजा एडवर्ड तृतीय के कानून में आया था, जिसमें प्रजा की स्वतंत्रता मैग्ना कार्टा की गारंटी को दोहराया गया था। ठीक है, मैग्ना कार्टा 1354 में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना शुरू कर दिया, और यूपीएससी जो है एक क्वेश्चन पूछता है अर्थ, फिर विचार करने वाला क्वेश्चन लगातार पूछता रहता है। तो इसमें कथन 1 जो है, भारत में जेलों का प्रबंधन, ध्यान से देखिएगा, राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिसके अपने नियम और कानून है। ठीक है, पहला कथन कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत में जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिसके अपने नियम और
कानून है, पहला कथन। दूसरा कथन कह रहा है भारत में जेलों का संचालन कारागार अधिनियम 1894 द्वारा होता है, जो स्पष्ट रूप से जेलों के विषय को प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखता है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों जो है कथन सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब कैसे करता है हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, इसका उत्तर ए होगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं दिखाता हूं। देखिए व्याख्या में क्या कह रहा है, कारागार यानी जेल, उसमें निरुद्ध व्यक्ति भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 2 की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है, भारत में जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार तभी करेगा जब वो विषय जो है राज्य सूची में होगा, तो इसलिए कथन 1 सही हो गया। उसी प्रकार कारागारों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जो इस संबंध में उचित कार्रवाई करने में सक्षम है। ठीक है, इस प्रकार कथन 1 सही है। आप समझ पा रहे हैं। उसी तरह हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा है, हालांकि आपराधिक न्याय प्रणाली में कारागारों के महत्व को देखते हुए गृह मंत्रालय कारागार प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन सहायता प्रदान करता रहा है। ये हालांकि मतलब एक्स्ट्रा आपको जानकारी है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में कारागारों के तहत महत्व को देखते हुए, कारागारों के महत्व को देखते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली में कारागारों का जो है महत्व है। भाई जेल में कैदी जो है रखे जाते हैं और पूरे भारतवर्ष में रखे जाते हैं, हर राज्य में जो है अपना जेल होता है, तो उससे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उस समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों को जो है गृह मंत्रालय समय समय पर एक सलाह देती है, ताकि क्या उसमें महत्व है, क्या उसका जो है सुधार किया जा सकता है। अब जो है दूसरा जो कथन है, जैसे दूसरा कथन कह रहा है कथन में जेलों का संचालन कारागार अधिनियम 1894 द्वारा होता है, जो कि स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों यानी राज्य सरकार के तहत है। ठीक है, अब देखिए कारागार अधिनियम 1894 के तहत जो कारागारों को नियंत्रित करता है, 1894 नियंत्रित करता है कारागारों को, और वह जो है कारागारों का प्रबंध और राज्य जो है प्रशासन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दोनों कथन सही है, आप लोग समझ पाए। अतः कथन 2 सही है, इसलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही भी है और व्याख्या भी करता है। व्याख्या ऐसे करता है कि इसमें बता रहा है कि जो है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 4 के तहत राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य उस पर जो है नियंत्रण रखता है, और किस प्रकार से नियंत्रण रखता है, किस अधिनियम के तहत रखता है, वो दूसरे कथन में आ रहा है, तो उसकी व्याख्या भी कर दे रहा है। तो इसलिए इसका दोनों कथन सही है और कथन 2 है जो है 1 की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर ऐसे होगा। ठीक है, अब निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार कीजिए। ठीक है, विचार लगातार करते रहना है आप लोगों को। विचारशील प्राणी, अब मनुष्य में और वस्तु में ही अंतर है ना, कि मनुष्य को है विचारशील प्राणी है। जैसे अभी आपको नींद आ रही थी तो पानी पिए, तो आपका दिमाग नहीं चल रहा था कि हमको पानी पीना चाहिए, तो मेरी नींद थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। शायद आप रात में जगे होंगे या जो भी रीजन हो, यही वस्तु हो, माने अब ये है, इसको नींद आ रही है कि क्या आ रही है, इस पर विचार ही कर ही नहीं सकता, तो इसलिए आपको विचार लगातार करते रहना है। ठीक है, तो रवि शायद नहीं, रवि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं अभी, थोड़ा सा पानी और टेबल। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जो है सजीव प्राणी है, और सजीव प्राणी होने के कारण वो लगातार विचारशील है। आपके विचार आते रहते हैं, अच्छे बुरे सही गलत विचार आते रहते हैं आपको, सुबह से ले शाम तक कितने विचार आते होंगे। लेकिन जो वस्तु है, जो निर्जीव है, उसको कोई विचार आता है? तो यही अंतर है। तो इसलिए हम लोग को लगातार सृजनशील होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए। खैर, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है, तो उस तारीख से पहले किए गए सभी कार्य अमान्य हो जाते हैं। ठीक है, इस पर विचार करते रहिए। अभी क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव उस स्थिति में ध्यान से टाला जा सकता है जब कुछ विधानसभाएं भंग हो चुकी हो और उनके चुनाव अभी बाकी हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है। तीसरा कंडीशन कह रहा है जब कोई विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अपनी स्वीकृति देने की समय सीमा संविधान में निर्धारित की गई है।
ऊपर दिए गए में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई नहीं। ठीक है, तो ये कह रहा है कोई नहीं। आंसर क्या है? कोई नहीं। अब कैसे कोई नहीं है वो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कथन एक गलत है। कैसे गलत है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 71(2) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव अमान्य घोषित किया जाता है तो उस निर्णय की तिथि से पहले उस व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे। अब यह क्या कह रहा है कि अमान्य हो जाते हैं, अर्थात उनके सभी पिछले कार्य वैध हैं, वैलिड हैं, लेजिटिमेट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कथन एक गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कथन दो है भी गलत है। और कैसे गलत है? राष्ट्रपति का चुनाव उस स्थिति में टाला जा सकता है जब कुछ विधानसभाएं भंग हो चुकी हो और उनके चुनाव अभी बाकी हो। जब किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तो उसे उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, किसी राज्य में, कई राज्यों का अगर सस्पेंड है तब उनका चुनाव रोका जा सकता है, लेकिन किसी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? किसी एक राज्य में। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में केवल यही होगा कि उस राज्य के जहां की विधानसभा सस्पेंडेड है या स्थगित है या चुनाव होने बाकी, वो वहां के विधायक जो हैं उस चुनाव जो मंडल होता है उस चुनाव मंडल में शामिल नहीं होंगे, भाग नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे आगे कह रहा है, चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध निर्वाचक मंडल के आधार पर चुनाव संपन्न कराता है। ठीक है, उसी प्रकार कथन तीन भी गलत है। संविधान में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर स्वीकृति देने की कोई समय सीमा नहीं दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं और स्वीकृत कर सकते हैं, या यदि धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, वो विचार करने के बाद उसको दे दिया जाता है, उसको रोक नहीं सकते। धन विधेयक में एक यही एक और ये क्या कहा जाता है? अपवाद है। विधेयक में धन विधेयक ही एक अपवाद है जिसको जो है वो रोक नहीं सकते हैं या स्वीकृत नहीं कर सकते, केवल आता है और फिर चला जाता है। ठीक है, एक प्रक्रिया है वो बस। लेकिन बाकी सारे विधेयकों में इनको जो है या तो स्वीकृति दे सकते हैं, या तो अस्वीकृत कर सकते हैं, या तो पुनर्विचार हेतु संविधान संसद को लौटा सकते हैं। कोई समय सीमा इसमें नहीं है। अतः तीनों ही कथन गलत। समझ पाए आप लोग? रवि, अभिषेक तो खैर है ही नहीं। चौथा क्वेश्चन हमारा आप देखिए, अब थोड़ा फैक्चुअल आया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को निरस्त करने हेतु लाया गया माना जाता है? ठीक है, ठीक है। प्रथम संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन। अब हम लोग यहाँ पे इसकी व्याख्या समझ लेते हैं उत्तर के हिसाब से। उत्तर एक है प्रथम संशोधन। 1951 का प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को सीमित करने के लिए लाया गया था। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनुच्छेद 2 में 3 और आधार जोड़े गए हैं, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना। साथ ही इसने प्रतिबंधों को उचित और इस प्रकार न्यायोचित प्रक्रिया में बना दिया। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो 19(2) के अंतर्गत जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमारा मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस जोड़ दिए गए, खासकर भाषा की अभिव्यक्ति में, कि इन आधारों पे हम आप पे रोक लगा सकते हैं। जैसे आपने कुछ बोला, ठीक है, और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग होने का डर है, तो उस आधार पे आपको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। उस आधार पे आपके बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक सकती है। तो ये कब लाया गया था? 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन में ही ला दिया गया था। मतलब सरकार इतनी चेत गई थी उसी समय कि इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि मौलिक संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को निरस्त करने हेतु। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? रवि, अब हमारा 5वां क्वेश्चन जो है, भारत में निम्नलिखित में से कितनी संस्थाएं संवैधानिक निकाय है? हम जब क्लास आप लोगों से ले रहे थे, मतलब पिछला 2024-25 वाले में, उसमें यह आया था कि कौन संस्था संवैधानिक है, कौन संवैधानिक नहीं है। यहाँ पे आ रहा है कि कितनी संस्थाएं जो है संवैधानिक है। तो आप लोगों को मैंने संवैधानिक और असंवैधानिक नहीं, वैधानिक में, संवैधानिक
और वैधानिक में हमने अंतर आप लोगों को बताया था ना। तो आप रवि बताइए कि संवैधानिक और वैधानिक में क्या अंतर है, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि कौन सी संस्था जो है संवैधानिक है, कौन सी संस्था जो है वैधानिक है। अब जब तक आप इस अंतर को आप स्पष्ट तरीके से नहीं समझेंगे, ये बताइए आप कि ठीक, वेरी गुड, नहीं, वाह, वेरी गुड, बहुत 2 लाइन में आपने बहुत सटीक जवाब दिया, ज्यादा नो इफ नो बट। तो ठीक है, अब देखिए, अब इस आधार पे आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जानना पड़ेगा। जैसे अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, इसको कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, आया नहीं होगा इसमें। तो उत्तर केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। इसका आंसर है 1, केवल 1। अब व्याख्या में क्या कह रहा है उससे आप समझ जाइए कि आप मतलब कि ये सारी जो संस्थाएं, व्याख्या में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है एनसीबीसी को 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। एनएचआरसी एनसीडीआरसी वैधानिक निकाय है, जबकि विधि आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है। मतलब कि इसका जो है किसी आदेश के द्वारा इसका गठन हुआ होगा। एक विधान के द्वारा होता है, एक आदेश के द्वारा भी होता है, तो वो हो जाएगा गैर वैधानिक। अब यहीं पे आता है गैर वैधानिक भी। ठीक है, कि किसी मंत्रालय के आदेश के तहत भी, अधिसूचना के तहत भी किसी का गठन किया जा सकता है, इसमें वो जो है विधि आयोग। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है कहने का मतलब, आपको हालांकि विधि आयोग इसमें ऑप्शन में है, राष्ट्रीय विधि आयोग, तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से इसका पूरा अंतर। और इसको थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, इसमें सीधा सीधा आपको नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसका 102वें संविधान संशोधन द्वारा 2018 द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका मतलब इससे पहले यह भी वैधानिक था। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कब जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कब जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, या किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहां से 2 क्वेश्चन बन रहा है, तो कृपया ध्यान रखिएगा इसके आप लोग प्लीज, कि 2 क्वेश्चन भी बन सकता है इस तरह का। ये तो सीधा सीधा है कि कौन सा है इसमें, लेकिन कब दर्जा दिया गया यहां दिया, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया यहां है, दोनों का दोनों। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य उद्देश्य को सर्वाधिक रूप से प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, यह आवश्यक कानूनों का निर्माण के उद्देश्य को निर्धारित करता है। ठीक है, यह राजनीतिक पदों और सरकार की रचना को सक्षम बनाता है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका है आंसर सी। संविधान का मुख्य उद्देश्य सरकार की मौलिक संरचना, शक्ति और कार्यों को परिभाषित करना तथा नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। यह राज्य की शक्तियों को सीमित करता है और शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो गया। एक कुल मिला के संविधान में हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उनकी शक्तियां क्या होगी, हमारे संविधान में भी वही दिया गया है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा सी होगा, और किसी देश के भी संविधान को यही जो है उद्देश्य प्रतिबिंबित करता है स्पष्ट रूप से। हमारे देश के संविधान के बारे में भी पूछा जाएगा कि हमारे देश में से निम्न में से कौन सा जो है ऑप्शन जो है हमारे संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। अगर ये ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है तो सीधा सीधा आपको आंसर मार देना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7वें पे। भारत में अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरिया के संबंध में विचार करें। ठीक है, यह किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा आदेश से किया जाता है। एक बार और भी आया था अनुसूचित वाला, इस तरह से नहीं आया तो दूसरे तरीके से क्वेश्चन था। यानी आपको जो है हाँ क्षेत्रीय परिषद वो आया था, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्रीय परिषद जो था उसका, हाँ नॉर्थ ईस्ट का कुछ था, वो भी इसी से संबंधित था। मतलब कहने का मतलब है कि अब देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जो लगातार आ रहा है। ये टॉपिक छू रहा है, संवैधानिक संस्थाओं वाला भी किस तरीके से छू रहा है। तो हाँ,
और राष्ट्रपति वाला भी छू रहा है, तो दो तीन जो है टॉपिक आपको घुमा घुमा के दूसरे तरीके से वो पूछ रहा है। तो आप क्वेश्चन के नेचर को भी समझते चलिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यही क्वेश्चन तो रहेगा नहीं, क्वेश्चन बदल दे रहा है बस। हाँ, भारत के राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का कार्य यानी शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का कार्य राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई जिला और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक के ग्राम समूह होते हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजनी होती है। अब इसमें से कितने कथन सही है? ठीक है, यहाँ चिपक गया है, मैं अपने पीडीएफ में पीपीटी में सही था, लेकिन जब ये कन्वर्ट हुआ है ना बोर्ड पे, तो पता नहीं कैसे चिपक गया है। जब हम लोग इसमें ले आए हैं, कौन सा वो हम लोग चला रहे हैं सॉफ्टवेयर, नोट 5 में जब लेके आए हैं, हमारे पीपीटी में ऐसा नहीं चिपका हुआ है। तो इसका कितने कथन सही है? खैर आप लोग समझ तो जा ही रहे हैं, सीधा सीधा केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो इसका आंसर है केवल दो। अब दो कौन कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति राज्य सरकार से परामर्श लेकर क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करते हैं। ठीक है, ये सही है। अनुसूचित क्षेत्र की सबसे बड़ी जिला इकाई होती है। रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजते हैं, न कि मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। सीधा सीधा इसमें ज्यादा नो इफ बट कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार से परामर्श लेकर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को पावर है, लेकिन राज्य सरकार से परामर्श करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। ये ठीक ठीक समझिए आप। वहीं अनुसूचित क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई जिला होती है, सबसे छोटी इकाई ब्लॉक होती है। और यही ऑप्शन आपको वो भेज देगा कि रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजते हैं, न कि मुख्यमंत्री। उसमें यही कंफ्यूज कर देता है कि मुख्यमंत्री भेजते हैं। ठीक है, और ये भी आपको कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो उस राज्य के मतलब किस व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति को इसकी अधिसूचना भेजी जाती है। तो राज्यपाल द्वारा, पता चला राज्यपाल दे दिया, मुख्यमंत्री दे दिया, और भी कोई मंत्री दे दिया 2-4। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको अपना भी दिमाग दौड़ाना है। जब मैं पीपीटी देता हूं या पीडीएफ देता हूं तो उसमें तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अपना भी थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है कि इससे क्वेश्चन और किस किस प्रकार का बन सकता है। और 2-3 चीजें हम लोग ने देखा जो 3 साल का क्वेश्चन, अब तो लगातार 3 साल का हो गया। एक टॉपिक हम लोग देखे थे तो उसमें तो केवल टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन पिछले 3 वर्ष का हम लोग जो करके देख रहे हैं तो 2-3 टॉपिक लगातार हिट कर रहा है। एक राष्ट्रपति, एक अनुसूचित क्षेत्र और एक संवैधानिक संस्था। ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन लगातार तीनों साल कहीं ना कहीं आए हैं। तो आपको इस 3 टॉपिक को रेगुलर देखते रहना है, इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। ठीक है, अब हमारा भारतीय संसद में वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल और धन विधेयक के संबंध में विचार कीजिए। ये थोड़ा ध्यान से समझिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा भेजती है तो राज्यसभा उसे संशोधित या स्वीकार कर सकती है। आपको मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस राज्यसभा के प्रोसेस पे भी क्वेश्चन एक आया था। तो राज्यसभा लोकसभा के प्रोसेस से भी क्वेश्चंस घुमा के पूछ देता है। ये भी प्रोसेस नहीं है, लेकिन वित्त विधेयक और धन विधेयक को डाल दिया है बीच में। तो जो भी प्रोसेस वाले क्वेश्चंस हैं, राज्यसभा लोकसभा के प्रोसेस वाले क्वेश्चन, चाहे समिति वाला भेजने वाला, चाहे वो कोरम वाला, ये सब सारे इस तरह के क्वेश्चंस, कंडीशनल क्वेश्चंस को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि लगातार आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन आए थे, हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है कि क्या था, लेकिन आप लोग भी किए हैं तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसमें देखिए, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा उसे संशोधित या स्वीकार कर सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा उसे संशोधित या स्वीकार नहीं कर सकती है, केवल दे सकती है। वित्त विधेयक पर असहमति होने पर संयुक्त बैठक आवश्यक होती है, जबकि धन विधेयक नहीं। कितने कथन सही है? इसमें कह रहा है केवल एक, ए आंसर ए कह रहा है, केवल एक। अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा एक जो है ऑप्शन इसमें से सही है। यह प्रश्न अच्छे से ऑप्शन समझिए, अच्छे से व्याख्या समझिए। यह प्रश्न धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच के संवैधानिक अंतर पर आधारित है। दोनों ही संसद में लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया और शक्तियां अलग अलग है। मतलब धन विधेयक और मनी बिल और वित्त विधेयक दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। कथन एक सही नहीं है। ठीक है, यानी जो कथन एक है, लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा भेजती है तो राज्यसभा उसे संशोधित और स्वीकार कर सकती है। ठीक है, ये कह रहा है कथन। अब ये कह रहा है कि व्याख्या में कि कथन एक सही नहीं है। तो कैसे सही नहीं है भाई, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे नहीं सही है भाई। तो देखिए, वित्त विधेयक धन विधेयक की सभी शर्तों के अधीन होने के कारण राज्यसभा को केवल वित्त विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है,
राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन या स्वीकृति नहीं कर सकती, जैसा कि धन विधेयक के मामले में भी होता है। अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, समझ गए? जैसे धन विधेयक में होता है, चूंकि वित्त विधेयक क्या कह रहा है, वित्त विधेयक धन विधेयक के सभी शर्तों के अधीन होने के कारण, तो जैसा जो धन विधेयक में है उस वैसा ही प्रोसेस अपनाती है इसमें भी, कि आपको जो है राज्यसभा केवल वित्त विधेयक पर सिफारिश कर सकती है, उसको अस्वीकृत नहीं कर सकती है। तो इसलिए वहां क्या कह रहा है कि अस्वीकृत कर सकती है, या फिर क्या कह रहा था उसमें, संशोधित कर सकती है। तो ये सब राइट नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरा कथन सही है। अब दूसरा कथन हम लोग देखते हैं कि दूसरा कथन क्या था। सॉरी, दूसरा कथन था, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा उसे संशोधित या स्वीकार नहीं कर सकती, केवल अनुशंसा दे सकती है। देखिए इसी स्टेटमेंट को पलट दिया है, कितना चालाक है यूपीएससी। ये जो स्टेटमेंट था उसी को पलट दिया है, खाली यहाँ पे धन विधेयक लगा दिया है। अब चूंकि वहां हम एक्सप्लेनेशन में कह दिए थे कि वित्त विधेयक भी धन विधेयक के सारे शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, तो इस आधार पर धन विधेयक वाला ये स्टेटमेंट उलट गया। तो इसमें क्या कहता है, राज्यसभा को भेजती है, यहां तक तो क्लियर है। अब यहां कह रहा है कि राज्यसभा उसे संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, केवल अनुशंसा दे सकती है। तो इस आधार पर यह कथन सही हो गया सीधा सीधा। तीसरा कथन वही है, वित्त विधेयक पर असहमति होने पर संयुक्त बैठक आवश्यक हो जाती है, जबकि धन विधेयक पर नहीं। अब ये जो है कथन गलत है। तो कैसे गलत है? ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों पर है, ये समझ लीजिए। जो संयुक्त विधेयक जो होता है, जितने भी साधारण विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक मतलब कि जो धन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं है, ये होंगे साधारण विधेयक, या किसी भी विधेयक से संबंधित हो। तो उसमें अगर विधेयक पे दोनों सभा में, लोकसभा या राज्यसभा में सहमति नहीं है, या किसी मुद्दे को लेकर है, तो अंतिम में होता है ना, ज्वाइंट सेशन करा सकते हैं। इसमें ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है, ना वित्त विधेयक में ना धन विधेयक में। स्पष्ट क्लियर दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी कोई वित्त विधेयक पूछ के लोगों को कंफ्यूज कर देता है। धन विधेयक में तो क्लियर रहते हैं लोग, लेकिन वित्त विधेयक में क्या होता है कि हो सकता है ज्वाइंट सेशन होता हो, तो नहीं, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि दोनों में है वो कंडीशन। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल और केवल साधारण विधेयक पे है, और साधारण विधेयक कौन है? जो धन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं है, बस सीधी सी बात। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने लगता है ना आदमी, पॉलिटी के इस तरह के प्रोसेस क्वेश्चन होते गलत हो जाता है। सीधा सा विधेयक कि साधारण विधेयक वे विधेयक हैं जो धन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं है, इसके अलावा सब साधारण विधेयक है। तो उसमें ज्वाइंट सेशन का यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। ठीक है, धन विधेयकों, वित्त विधेयकों सहित या संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं। एक चीज और आप जान लीजिए कि ज्वाइंट सेशन एक संविधान संशोधन पे भी नहीं है। ठीक है, ये शायद आप जानते हैं शायद। तो संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं, अतः कथन C3 सही नहीं है। तो इसलिए आंसर जो हो गया इसका केवल एक ए हो गया। ठीक है, क्लियर रवि? आप लोग क्लियर है ना पूरा? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर आ गया विचार। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। कथन एक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों में कहा है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत बनाई गई आरक्षण नीति अनुच्छेद 335 के अधीन प्रशासन की कार्यकुशलता की शर्तें से सीमित होती है। कथन एक कह रहा है, समझ पा रहे हैं आप? कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों में, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों में कहा है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत बनाई गई आरक्षण नीतियां अनुच्छेद 335 के अधीन प्रशासन की कार्यकुशलता की शर्तें से सीमित होती हैं। मतलब कि कार्यकुशलता की शर्तों से उसको बांधता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कथन 2, अनुच्छेद 335 में प्रशासन की कार्यकुशलता शब्द को परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। कथन 2, कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, ये नहीं है। ठीक है, बी भी नहीं है, सी है। कथन 1 सही है पर कथन 2 गलत है। अब कैसे कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, आपके मन में सवाल आता होगा, तो व्याख्या में स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, अब देखिए व्याख्या देखिए, संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान कर सके। वहीं अनुच्छेद 335 में यह कहता है कि अनुसूचित जातियों के दावे पर विचार करते समय प्रशासन की कार्यकुशलता बनाए रखी जाएगी।
ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, अनुच्छेद प्रशासन की कार्यकुशलता शब्द को परिभाषित किया गया है, नहीं। अब देखिए, कई ऐतिहासिक निर्णयों में, जैसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 में, एस नागराज बनाम भारत संघ 2006 में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण नीतियां अनुच्छेद 335 के अधीन प्रशासन की कार्यकुशलता के सीमा से बंधी हैं। ठीक है। अर्थात आरक्षण देते समय यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शासन प्रशासन की दक्षता प्रभावित न हो। ठीक है, स्पष्ट है, इसलिए कथन एक सही है। संविधान में प्रशासन की कार्यकुशलता शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, इसीलिए कथन दो गलत है। वो सीधे कह रहा है कि स्पष्ट परिभाषा दी गई है, इसलिए कहा जाता है कि कथन एक सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रशासन की दक्षता से सीमित माना है। अनुच्छेद 2 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 335 में इस शब्द को परिभाषित नहीं करता है। इतने अंतर है, दिया गया है कि दक्षता को माना गया है, और सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजन में भी इसको बताया गया है कि दक्षता को, कार्यकुशलता को, यानी इफिशियंसी को नहीं, इफिशियंसी को बनाए रखी जानी चाहिए देते समय आरक्षण, लेकिन उसके परिभाषा को नहीं बताया गया है। और आपका ऑप्शन बोल रहा है कि सीधे सीधे परिभाषित किया गया है। परिभाषित करने में मतलब परिभाषा दिया गया है और उसकी व्यवस्था दी गई है, तो अंतर हो गया ना। इस टेक्निकल चीजों पे आप पकड़िए, समझ पा रहे हैं आप। और यही आदमी गलती कर देता है कि यार वहां तो इसमें उसमें निर्णयों में जो है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णयों में ये बात आया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करते समय प्रशासन की कार्यकुशलता पर बनाए रखी जाएगी। ये कई निर्णयों में हुआ भी है, लेकिन निर्णयों में हुआ है, लेकिन 300 क्या कह रहा है, 335 अनुच्छेद में स्पष्ट परिभाषा नहीं है। निर्णय देना और स्पष्ट परिभाषा में अंतर हो गया। तो इस टेक्निकल अंतर को आप समझिए। इस टेक्निकल महीन अंतर को नहीं समझिएगा तो आपको दोनों सही लगेगा, दोनों सही लगेगा, फौरी तौर पे दोनों सही लग रहा है, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि उसमें स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है। और यही गलत करता है आदमी, और यूपीएससी इसी महीन अंतर पे क्वेश्चन पूछ देती है। बहुत बारीक अंतर है ये, परिभाषित किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में दिया गया है। अब आदमी अंदाजा अज्यूम कर लेता है कि यार सुप्रीम कोर्ट बोला है ना, तो जरूर जो है ना इसको कुछ होगा, इस तरह का टेक्निकल चीज। तो अजम्पशन पे भी बहुत सारा लोग कर देते हैं, लेकिन अजम्पशन पे नहीं जाना है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी उस आंसर को आप पकड़िए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन है 10वां। जनसांख्यिकीय निम्नलिखित पर विचार करें। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, वन एवं पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, शासन सुधार, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास, टैक्स एंड फिस्कल इफर्ट। 15वें वित्त आयोग ने 36 कर वितरण के लिए जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय, दूरी के अतिरिक्त इनमें से कितने मानदंड अपनाए? ठीक है, तो केवल 3। ठीक है, उत्तर बी होगा। अब कैसे होगा उत्तर बी, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? आप ध्यान से देख लीजिए एक बार और। आप लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उपरोक्त जितने भी दिए गए हैं पांचों, उसके अतिरिक्त जो है जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय, दूरी, मतलब ये जो दिया ही 36 कर वितरण, मतलब 15वां वित्त आयोग क्यों बनाया गया? तो 15वां कोई भी वित्त आयोग किस लिए बनाता है? आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई भी, शायद कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी वित्त आयोग क्यों बनता है? वित्त अभी तो 15वां के बारे में है, लेकिन जनरली 15वें वित्त आयोग, चलिए ठीक है। वित्त आयोग क्यों बनाया जाता है? करों के बंटवारे के लिए, केंद्र और राज्य के बीच जो कर का हमारा जो संग्रह हुआ है, उस संग्रह में हम कितना बांटेंगे राज्य को, कितना बांटेंगे केंद्र को, तो इसको पुनर्परिभाषित हर साल, हर 5वें साल एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वो वित्त आयोग जो है अपने अनुशंसा देता है, उस अनुशंसा के आधार पर राज्यों को भी कर में हिस्सेदार बनाया जाता है। जो कर, हम जो टैक्स रेवेन्यू हमारे पास जो होता है, मोटा मोटी ये आप समझिए वित्त आयोग का क्या होता है काम। तो वित्त आयोग ने जब 15वें वित्त आयोग ने जब 36 कर वितरण के लिए, ठीक है, जो वर्टिकल कर वितरण के लिए जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय, दूरी, मतलब भाई जाहिर सी बात है कि टैक्स में जो रेवेन्यू देंगे हम, उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है और मेघालय की आबादी कम है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि राज्य होने के नाते हम दोनों को बराबर ही टैक्स देंगे। टैक्स में जो हमारा रेवेन्यू है, भाई उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है, उसके खर्चे ज्यादा होंगे, जो है उसका आकार बड़ा है, तो इसमें तो जनसंख्या को माना ही है, जनसंख्या को माना है, क्षेत्रफल को माना है, इनकम डिस्टेंस को माना है, 3 सारे चीजों को माना है। इसके अलावा और भी ये सब चीजें हैं। ठीक है, कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन। तो इनमें से कौन कौन सी और चीजें हैं? तो केवल 3 आ रहा है, इनमें से 3 को और माना है। तो हम देखेंगे कि और 3 कौन कौन सा है। समझ पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को? अब और 3 कौन कौन सा है?
देखिए 15वें वित्त आयोग ने 36 कर रिटर्न हेतु निम्न मानदंड अपनाए। जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय द्रव्य 3 था, और इसके अलावा वन पारिस्थितिकी, कर एवं राजकोषीय प्रयास और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, ये 3 है, और ये 3 ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये और ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? इसलिए सही केवल 3 मानदंड सही उत्तर है। ठीक है, होम गार्ड्स के संबंध में, होम गार्ड बड़ी देखे होंगे बिहार में लाठी लेके घूमता है सब। ठीक है, तो होम गार्ड से भी क्वेश्चन बना देगा यूपीएससी, कोई भी चीज छोड़ेगा नहीं। ठीक है, होम गार्ड के संबंध में निम्न पर विचार करें। दिल्ली में होम गार्ड देखे हो? दिल्ली में होम गार्ड शायद है कि नहीं है, दिल्ली होम गार्ड है। होम गार्ड को केंद्र सरकार के अधिनियम और नियमों के तहत संगठित किया जाता है। ठीक है, पहला कथन, होम गार्ड्स की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की सहायक शक्ति के रूप में होती है। दोनों पे विचार कीजिए। ठीक है, तीसरा, अंतरराष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों पर घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों ने बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियन बनाई है। होम गार्ड को हम लोग हल्के में लेते हैं, देख लीजिए होम गार्ड का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हर कोई होम गार्ड को हल्के में लेता है। और कितने कथन सही है? तो बी, केवल 2, यानी 2 कौन कौन सा है देखते हैं हम लोग। व्याख्या समझ लीजिए, कथन 1 गलत है। कथन 1 क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार के अधिनियम और नियमों के तहत संगठित किया जाता है, नहीं, और ये राज्य का होता है। कथन 1 गलत है, होम गार्ड्स को केंद्र सरकार के अधिनियम और नियमों के तहत संगठित किया जाता है। यह होम गार्ड्स का संगठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, न कि केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, यह एक राज्य विषय है और प्रत्येक राज्य अपना होम गार्ड अधिनियम नियमावली होती है। स्टेटमेंट ये कह रहा है ना, ये स्टेटमेंट कह रहा है, ये स्टेटमेंट यहाँ आ गया, चिपक गया है, व्याख्या यहाँ से है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब व्याख्या यहाँ पे है, वो चिपक गया है, मुझे मतलब लग रहा है पीपीटी से कुछ हो गया है, वो यहाँ पे स्टेटमेंट भी आगे ले। केंद्र सरकार को केवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की भूमिका निभानी होती है, संगठनात्मक नहीं। मतलब राज्य सरकार मुख्य भूमिका में है होम गार्ड को लेके, तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि राज्य सरकार की भूमिका है होम गार्ड में, केंद्र सरकार की कोई खास भूमिका नहीं है। कथन 2 सही है, होम गार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की सहायक शक्ति के रूप में होती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं नहीं होता है कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब है रहा है, मतलब दिल्ली में ही कहीं दंगा हो गया, तो तुरंत होमगार्ड को भी लगा दिया जाता है कि भाई मैन पावर, मतलब लाठी लेके वो भी भांजे या फिर कम से कम देखते रहे आंतरिक सुरक्षा में। तो उनकी निर्णय में उनकी भूमिका नहीं है, लेकिन एक सहायक के तौर पर हमेशा जो है जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल किया जा सकता है उनको। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कहीं परेड हो रहा है, तो या फिर कोई भी और इस तरह के आयोजन हो रहा है जहां पे हमको जरूरत है, तो होमगार्ड को लगा दिया जाता है। समझ गए आप? जैसे लिख रहा है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटनाओं राहत कार्य करना, सामुदायिक सुरक्षा और यातायात नियंत्रण में सराहनीय देता है। देखते हैं ना दिल्ली होमगार्ड्स वाले यातायात में भी कोरोना के समय बहुत खड़े रहते थे, वो मास्क चेक करते थे सब। ठीक है, तो इनकी भूमिका पुलिस की सहायक है। अब आंतरिक सुरक्षा किसके जिम्मे है? पुलिस के है, राज्य पुलिस के बारे, स्टेट पुलिस के पास। तो इन आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में, अब थोड़ा सा टेक्निकल दे दिया। अब आंतरिक सुरक्षा में लोग सोचेंगे कि होमगार्ड आंतरिक सुरक्षा में क्या करेगा, तो इसका क्या ही, लेकिन वहां आगे लिख रहा है कि ये जो स्टेट की पुलिस होती है उसको एक सहयोगात्मक भूमिका में रहता है ये। ठीक है, कथन 3 भी सही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों पर घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ राज्यों में बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बनाए हैं। ठीक है, अब ये सोच लीजिए कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पे भी ये रहते हैं, जैसे बीएसएफ रहता है, तो कुछ राज्यों ने जो है बॉर्डर विंग होम गार्ड, इसको कहते हैं बॉर्डर विंग होम गार्ड, ये जान लीजिए। कुछ समयावर्ती राज्यों जैसे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का जो है पाकिस्तान से लगता है, पंजाब का भी लगता है पाकिस्तान से, गुजरात का भी लगता है, उधर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर उधर हैं, पश्चिम बंगाल में, नेपाल से, और कुछ चाइना से लगते हैं। तो बॉर्डर विंग होमगार्ड की बटालियन बनाई गई हैं। इनका मुख्य कार्य सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ रोकना और सीमावर्ती सुरक्षा बलों की सहायता करना। अब घुसपैठ पे भी ये नजर रखते हैं, और सीमावर्ती सुरक्षा में मान लीजिए कि बीएसएफ कहीं कहीं है, कहीं कहीं इंडो तिब्बत पुलिस बल है। ठीक है, तो अलग अलग, हाँ, कहीं कहीं सेना भी है। तो हाँ, जैसे बीएसएफ इधर ज्यादातर है, राजस्थान के बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है उधर, तो उनको एक सहायक की भूमिका में रखते हैं, और घुसपैठ से संबंधित चीजों में भी ये अपनी भूमिका को निभाते हैं। इसलिए कथन 3 भी सही है और 2 भी सही है, और एक कथन गलत था, केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है इनमें। अब हम लोग चलते हैं 12वें में, जो आज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न।
संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है ताकि नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, कथन एक है, सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप तैयार करने हेतु एक प्रारूप समिति का गठन किया था। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि क्या है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इसका कह रहा है सी जो है कथन एक सही है और कथन दो गलत है। एक तो हम लोग को साफ साफ दिख भी रहा था कि ये सही है। अब कथन दो कैसे गलत है हम लोग व्याख्या में समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या। संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था, लागू नहीं किया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों के प्रसार हेतु मनाया जाता है। हालांकि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, न कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसलिए कथन एक सही है क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कथन दो गलत है क्योंकि प्रारूप समिति 1947 में बनी थी। और ये क्या कह रहा है? 1949 को। ठीक है, इसलिए ये कथन गलत है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो जो है देख लीजिए एक बार आप लोग व्याख्या भी ध्यान से, मेरे ख्याल से क्लियर ही हो गया होगा। जो YouTube में जुड़ेंगे हम लोग, YouTube पे भी वीडियो डाला जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप लोग को भी ये वीडियो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो सारी चीजें आप लोग को समझ में आएगी। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया गया और जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2023 में पॉलिटी के सेक्शन में, वो क्वेश्चन को मैं लेकर आया। और नेक्स्ट क्लास में जो है 2022 के प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे। तब तक जो क्लास में उपस्थित बच्चे हैं उनको भी थैंक यू, और जो ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से इस क्लास को देखेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है इस क्लास का जो है PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही सहायक होगा आपके एग्जाम की तैयारी में। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।